से मिलेगी -5 और यहाँ से 2, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनता है -5 and 2, दैट्स ऑप्शन नंबर। ये हमारा कैंसिल हो गया और k का वैल्यू बड़े आराम से आ गया 1/2। ठीक है, आसान है ना। 5 - √7 ये एक असर्शन है और ये बिल्कुल ठीक असर्शन है, क्योंकि जब हम इनको ऐड करते हैं तो इरेशनल टर्म कैंसिल हो जाती है और जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तब भी इरेशनल टर्म खत्म हो जाती है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम कैसे बनाते थे? x² - सम इंटू x प्लस प्रोडक्ट। सम हमने निकाल लिया है 29, प्रोडक्ट हमने निकाल लिया है 100। तो अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाता है x² - 29x प्लस 100 = 0। हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फ्रॉम क्लास 10th सीबीएसई सिलेबस के सीबीएसई क्वेश्चन पेपर्स में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एंड आई एम श्योर जिन जिन बच्चों ने पॉलिनोमियल्स की पढ़ाई अच्छे से कर ली है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चुटकी बजाते ही सॉल्व कर लेंगे। सारे के सारे पीवाईक्यूज हम बड़े आराम से जल्दी से खत्म करते हैं। ऑलमोस्ट 90% ऑफ द कॉन्सेप्ट्स आर बेस्ड ऑन द चैप्टर पॉलिनोमियल्स। उसी से हम डिराइव करते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और एंड में करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, सो हियर वी गो विद द फर्स्ट क्वेश्चन। बहुत आसान क्वेश्चन है, रूट्स ऑफ इक्वेशन बतानी है। वो रूट्स क्या दिए हुए हैं, इक्वेशन क्या दी है? x² + 3x - 10 = 0। इसको बड़े आराम से हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टराइज करते हैं। स्प्लिट करेंगे, दो लीनियर फैक्टर्स आ जाएंगे, x + 2 x - 2 = 0। बिल्कुल ऐसा ही हमने पॉलिनोमियल्स में भी किया था। इससे हमको दो वैल्यूज मिल जाती हैं, यहाँ से मिलेगी -5 और यहाँ से 2, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनता है -5 and 2, दैट्स ऑप्शन नंबर ए। बड़े आराम से हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमको दो रूट्स दिए हुए हैं। याद है जब पॉलिनोमियल्स में हमने ये क्वेश्चन किया था, जब हमने पॉलिनोमियल्स में ये क्वेश्चन किया था कि जब हमको रूट्स दिए गए थे और हमें क्या निकालना था? हमें निकालना था ऐसा एक पॉलिनोमियल। तो हमने यूज किया कॉन्सेप्ट, हमने कॉन्सेप्ट यूज किया था कि दोनों का सम निकाल लेते हैं और दोनों का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो अभी हम फटाफट से वही काम करते हैं। दोनों जीरोस हमको दिए हुए हैं, अब दोनों रूट्स यहाँ पर, आई एम सॉरी, जीरोस हम पॉलिनोमियल्स के लिए कहते हैं, रूट्स हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए कहते हैं। ठीक है, इनका हम सम निकाल लेते हैं। अगर हम इनको सम करें तो 2 + √3 and 2 - √3 में से √3 कैंसिल हो गया हमारे पास, तो हमारे पास बड़े आराम से इसका सम आ जाता है 4। ठीक है, सम आगे। इसी तरह से प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट के लिए हम आइडेंटिटी यूज करेंगे a + b और a - b। सो 4 - 3 वुड गिव मी 1, तो प्रोडक्ट आ गया 1। अब अगर सम हमारे पास 4 है, प्रोडक्ट हमारे पास 1 है, तो ऑटोमेटिकली ये जो हमारा रिलेशनशिप था पॉलिनोमियल्स के लिए, x² - सम इंटू x प्लस प्रोडक्ट, यहाँ पर सम आया है 4, तो यहाँ पर अगर हम देखें 4 और यहाँ पर प्रोडक्ट आया है 1, इसको इक्वल टू 0 करते ही हमारा करेक्ट आंसर आ जाता है, दैट्स ऑप्शन नंबर ए, x² - 4x + 1 = 0। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है। इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 हैज 2 रियल एंड इक्वल रूट्स। बेसिकली हमें एक जनरल फॉर्म दी हुई है, जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें तो जनरल फॉर्मूला मालूम ही है कब रियल एंड इक्वल रूट्स आते हैं। कब आते हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल एंड इक्वल रूट्स? जब उसका डिस्क्रिमिनेंट दैट इज d इज इक्वल टू 0। अब डिस्क्रिमिनेंट का एक्सप्रेशन क्या होता है? b² - 4ac = 0। अब b² मतलब कितना आसान है, b का वैल्यू b है, a का वैल्यू a है, c का, क्योंकि वो जनरल फॉर्म दिया हुआ है, तो बस इसी को सिंप्लीफाई करके हमें c का वैल्यू निकालना है। हम इसको रीराइट करते हैं अगर, तो यहाँ से b² विल कम आउट टू बी इक्वल टू 4ac और हमको वैल्यू बताना है c का। तो c को एक तरफ रखते हुए हम अगर वैल्यू निकालें तो हमारा करेक्ट ऑप्शन आता है ऑप्शन नंबर डी, दैट्स b² / 4a। देखा कितना आसान है। क्वेश्चन नंबर 4, write the nature of roots of the quadratic equation 9x² - 6 - 2 = 0। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, किसी भी तरह का एप्लीकेशन क्वेश्चन हो, इस पूरे चैप्टर में एक ही चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है उसका डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट डिसाइड करता है कि उसका नेचर कैसा होगा। तो वापस से हम वैसे लिखते हैं, टू फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स हमने लिख दिया डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का एक्सप्रेशन है b² - 4ac। अब अगर हम इसको देखें तो दिस इज द वैल्यू ऑफ a, दिस इज b एंड दिस इज c। तो हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। b का वैल्यू है -6, a का है 9 और c का है -2। सब्स्टिट्यूट किया, बड़े प्यार से इसकी d की वैल्यू आ गई हमारी 108।
108। अब अगर हमारी डी की वैल्यू 108 है, इसका मतलब वो पॉजिटिव है, इसका मतलब वो मोर देन 0 है, और जब डी इज मोर देन 0 तो हमारे पास रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आते हैं। तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, if x equal to 3 is one of the roots of the quadratic equation x square minus 2x minus 6 equal to 0, then the value of k is। अब अगर इतना आसान क्वेश्चन आ जाए ना, तो ये मत सोचने लगना इसमें कौन सी टेक्निक लगनी है। भाई हमें दिया हुआ है कि x इक्वल टू 3 इज अ रूट, यानी कि वो उसका एक सोल्यूशन है। और सोल्यूशन का मतलब क्या होता है? वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, वो सेटिस्फाई होनी चाहिए दोनों साइड्स पर। तो हम एज इट इज यहां से ये वाला इक्वेशन कॉपी करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0, ये हमने कॉपी कर लिया, और इसके अंदर हमको वैल्यू दिया हुआ है x इक्वल टू 3 इज अ रूट, दैट इज उसका सोल्यूशन है। यानी कि इस पर्टिकुलर इक्वेशन में अगर x इक्वल टू 3 सब्स्टिट्यूट किया जाए तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो कर देते हैं सब्स्टिट्यूट, x की जगह पर हमने 3 को सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो यहां से आ गया 9 माइनस 6 के माइनस 6, तो उसको सिंप्लीफाई किया तो आ गया माइनस 6 के इक्वल टू माइनस 3। ये हमारा कैंसिल हो गया और k का वैल्यू बड़े आराम से आ गया 1/2। ठीक है, आसान है ना? बट इतनी भी आसान नहीं है, 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं ट्रिकी वाले। ठीक है, सो वॉच इट प्लीज। जहां पे मुझे लगेगा क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्पिटेंसी बेस्ड है, आई विल कीप एक इशारा कर दूंगी कि दैट्स बी अलर्ट, इसको ध्यान से करते हैं। वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, ये है वो क्वेश्चन। अभी मैं बात ही कर रही थी कि अभी हम इशारा कर देंगे, ये है वो क्वेश्चन जिसके अंदर बच्चे बहुत गलती करते हैं। आप नहीं करना क्योंकि आप ये सुन रहे हो ध्यान से। ठीक है, वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस kx। सबसे पहले तो हम वो रिलेशन लेते हैं, इक्वल रूट्स के लिए होता क्या है। फॉर 2 रियल एंड इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट शुड बी 0। अब डिस्क्रिमिनेंट 0 है, हमने अब बड़े आराम से लिख लिया। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे पहले के क्वेश्चंस में किया है। सो आई विल टेल यू द स्टेप जहां पर ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, अभी हम बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, वैल्यूज को रीड करते हैं। a का वैल्यू हो जाएगा 2, b का वैल्यू हो जाएगा माइनस k, और c का वैल्यू हो जाएगा k। इसको अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो माइनस k स्क्वायर माइनस 4 2 एंड k शुड बी इक्वल टू 0। इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया तो मैंने लिख लिया k स्क्वायर माइनस 8k इक्वल टू 0। यहाँ पे है थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात, और यहाँ पर बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं। 90% बच्चे जो इस क्वेश्चन में गलती करते हैं वो ये क्या गलती करते हैं, वो यहाँ पर एक k को कैंसिल करके लिखते हैं k माइनस 8 इक्वल टू 0, और k का आंसर आ गया 8। और सबसे बड़ी बात है, हमको ऑप्शन सी 8 दिख भी रहा है। अब आप सोचो कि इसमें क्या गलत है। ठीक है, अब इसमें क्या गलत है उसके लिए आगे ध्यान से सुनते हैं। ठीक है, ये सब हम इरेज कर देते हैं बिकॉज दिस इज डेफिनेटली अ रॉन्ग वे ऑफ डूइंग इट। ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक का मतलब है दो वैल्यूज ऑफ के हमें मिलेंगी ही मिलेंगी। दो वैल्यूज कैसे आएंगी? फैक्टराइज करके आएंगी। तो मैंने इसको फैक्टराइज कर दिया। अब फैक्टराइज करके मेरे पास दो वैल्यूज आती हैं के की। ठीक है, एक आती है 0 और एक आती है 8, क्योंकि यहां से मुझे 0 मिला, यहां से मुझे 8 मिला। अब लेकिन हमें ये चेक करना पड़ेगा कि क्या ये दोनों वैल्यूज पॉसिबल हैं या नहीं है। अब अगर आपने बिना चेक करे खाली एक ही लिख दिया, हो सकता है वो ठीक हो जाए क्योंकि 0 पॉसिबल नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस आगे आ रहे हैं, बट इस केस में हम चेक करते हैं क्या k इक्वल टू 0 कैन बी अ पॉसिबल आंसर और द पॉसिबल वैल्यू ऑफ k। और ऑप्शंस को अगर आप देखो, a ऑप्शन हमें 0 दिया हुआ है, बी ऑप्शन 4 है, सी 8 है, और डी ऑप्शन में दोनों हैं। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से डील करते हैं कि अगर k इक्वल टू 0 हो जाएगा तब क्या होगा। अगर k 0 हो जाए तो ये दोनों टर्म्स हमारी 0 हो जाएंगी एंड द पॉलिनोमियल विल बी 2x स्क्वायर, बट इट विल स्टिल बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके दो जीरोस आ जाएंगे, 0 एंड 0। ठीक है, तो दिस सिचुएशन इज पॉसिबल। एंड अगर 8 होगा तो डेफिनेटली 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 8 विल ऑल्सो बी अ पॉसिबल ऑप्शन। तो इस केस के अंदर दोनों की दोनों वैल्यूज हमारी पॉसिबल है, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 0,8। ठीक है, अब इसी के आगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लेट p बी अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर सबको पता होगा, रियल नंबर्स में डिटेल में डिस्कस किया है। लेट p बी अ प्राइम नंबर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग इट्स रूट्स, यानी कि एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें बतानी है जिसके रूट्स इस p के फैक्टर्स हैं।
नाउ आधे लोग तो ये सोच रहे होंगे कि भाई जब ये प्राइम नंबर है तो इसके फैक्टर्स कैसे हो सकते हैं. दिस इज द लिटिल ट्रिक हियर. प्राइम नंबर का तो क्राइटेरिया यही था ना कि भाई उसके दो फैक्टर्स होते हैं. कौन से? एक 1 और एक नंबर इटसेल्फ, उसके अलावा कोई और नहीं होना चाहिए. तो ऐसे केस में जहां पर वो फैक्टर्स ऑफ अ प्राइम नंबर की बात कर रहे हैं तो उस केस में फैक्टर्स ऑफ p हो जाएंगे 1 एंड p इटसेल्फ. और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग इट्स रूट्स, यानी कि एक रूट उसका अल्फा हो गया, ये बीटा, ये दोनों रूट्स है. और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हम इनको ऐड करते हैं तो हमारे पास सम आ जाता है. और फिर अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास, सॉरी, इफ यू मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास इसका प्रोडक्ट आ जाता है. सम ऑफ द रूट्स इज p+1 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज p. बस अब हमें करना क्या है? वही रिलेशन यूज करना है. कौन सा रिलेशन था हमारा? x² माइनस द सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट. हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. सम की जगह पर आ जाएगा p+1 और प्रोडक्ट की जगह पे आ जाएगा p. सो कौन सा एक्सप्रेशन है? x² माइनस p+1 इंटू एक्स. हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है दैट्स ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. आई होप ये समझ आ गया. इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ एक ही बात थी. एक तरफ बोला जा रहा है कि p इज अ प्राइम नंबर और दूसरी तरफ बोला जा रहा है कि रूट्स है जो p के फैक्टर्स हैं. तो p के फैक्टर्स यहां पर कौन से लेने होंगे? एक 1 और एक p इटसेल्फ. ठीक है, लेट्स गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. Again, this is also one of the most important and tricky questions. The least positive value of k. अगर मुझे grade करना हो इस पूरे के पूरे MCQs में से which one is the most interesting and a tricky question? That's question number 8. The least positive value of k for which the quadratic equation 2x² plus kx minus 4 equal to 0 has rational roots. इसमें सबसे ज़्यादा important word है rational roots. अभी तक हम बात करते थे रियल रूट्स, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, नॉन रियल रूट्स. बट इस बार हमें इंश्योर करना है दैट द रूट्स हैव टू बी रैशनल, मतलब इरैशनल की भी गुंजाइश नहीं है. अब जैसा कि हमने डिस्कस किया है, चाहे कोई से भी रूट्स हो, हम सबसे पहले उसका डिस्क्रिमिनेंट स्टडी कर लेते हैं. अब अगर हमें डिस्क्रिमिनेंट स्टडी करना है तो हमने वैल्यू ले लिया b² माइनस 4ac. अब अगर हम इसको देखें, दिस इज a, दिस इज b एंड दिस इज c. तो वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. b की जगह पर k आ गया एंड -4ac लिखने के बाद हमारे पास d का एक्सप्रेशन आ रहा है k² + 32. ठीक है, अब डेफिनेटली ये पॉजिटिव नंबर है. ये पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि 32 इज अ पॉजिटिव नंबर एंड k² इज ऑल्सो गोइंग टू बी पॉजिटिव बिकॉज इट्स अ स्क्वायर नंबर. अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो ये मिलके डेफिनेटली मुझे एक पॉजिटिव आंसर तो दे ही रहे हैं, यानी कि ये रियल है और डिस्टिंक्ट है. इतना तो मुझे समझ आ गया. लेकिन रियल और डिस्टिंक्ट में भी इसको रैशनल होना पड़ेगा और रैशनल होने के लिए इसको एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी दैट द डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी अ परफेक्ट स्क्वायर. अगर डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर होता है तब अंडर रूट ऑफ डी विल बी अ रैशनल नंबर. अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हमारे पास एक इरैशनल टर्म आ जाएगी जिससे हमारा कंप्लीट आंसर रैशनल हो ही नहीं सकता. सो दिस शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर. बस अब इतनी सी बात थी हमें जो यहाँ पर हमें याद रखनी है. ठीक है, कि रैशनल रूट्स के लिए डी शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर और डेफिनेटली इसके कोएफिशिएंट्स में से कोई इरैशनल टर्म भी नहीं होनी चाहिए. तो अब देखते हैं इसको, अगर डिस्क्रिमिनेंट को परफेक्ट स्क्वायर होना है और वहां लिखा हुआ है लीस्ट वैल्यू ऑफ के. लीस्ट का मतलब ये नहीं कि हम इसको बहुत आगे तक ले जा सकते हैं. सो नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर k² + 32. इसमें 32 का नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 36. तो हमें 36 तक पहुंचना है. उसके लिए k² को होना पड़ेगा 4. ठीक है, अब k² को 4 होना पड़ेगा. यहाँ पे आता है फिर से एक वार्निंग साइन. वार्निंग साइन क्यों आ रहा है ध्यान से देखो. k² = 4. अभी हमने पिछले क्वेश्चन में समझाया है कि दोनों वैल्यूज को कंसिडर करना है. तो दोनों वैल्यूज की कौन सी हो गई? +2 और -2. यहाँ पे है हमारा वार्निंग साइन. वार्निंग साइन मतलब मोस्ट कॉमन मिस्टेक. आंसर आ रहा है ना k = +-2. MCQ है वैसे भी, तो जल्दी तो हमको इतनी होती है एमसीक्यू को सॉल्व करने की कि बस आंसर दिखा और हमने मार्क कर दिया. प्लीज डोंट डू दैट. 20 नंबर के एमसीक्यू का मतलब है कम से कम यू शुड बी स्पेंडिंग 40 मिनट्स ऑन एमसीक्यू. 1 मार्क के लिए 2 मिनट लगाना
गलत नहीं है। सो जल्दी में भागना नहीं है, जल्दी में भागने से ही एमसीक्यू में गलती होती है, क्योंकि जो गलत चीज आपने सोची और उससे आंसर निकाला, वो गलत आंसर भी ऑप्शंस में प्रेजेंट होता है। हमें लगता है हमने ठीक निकाला है और वहीं आकर आंसर गलत हो जाता है। सो इसमें क्या गलत है? ये एक गलती है। आंसर इज नॉट +-2 बिकॉज एक वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या लिखा है? द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के। अब सोचोगे मैम लीस्ट तो आपने बता दिया, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड हियर इज पॉजिटिव वैल्यू, यानी कि के की वैल्यू पॉजिटिव है। अगर के की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये वाली वैल्यू तो हो ही नहीं सकती। देन द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी, दैट्स 2। ठीक है, ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से थोड़ा सा कॉम्पिटेंसी बेस्ड था और इसको ध्यान से दिमाग में बैठा लेना। नंबर्स चेंज हो सकते हैं, बस एक बात याद रखनी है कि डिस्क्रिमिनेंट को परफेक्ट स्क्वायर होना पड़ेगा अगर हमें रैशनल रूट्स चाहिए। अब अगर ये क्वेश्चन कभी असर्शन रीजनिंग में भी आ गया तो आपको ये बात याद होनी चाहिए। इफ यू आर लुकिंग फॉर rational roots, then the discriminant should be a perfect square. Okay, moving on to the next question. अगेन ये भी वैसे बहुत आसान है, लेकिन इसमें थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है। x इक्वल टू 0.3 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन। रूट हमको दिया हुआ है, ये हमने डिस्कस कर लिया प्रीवियसली कि रूट है तो वो सोल्यूशन है, यानी कि इस पर्टिकुलर इक्वेशन के अंदर अगर हम x इक्वल टू 0.3 सब्स्टिट्यूट करें तो वैल्यूज सेटिस्फाई होनी चाहिए, इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब हमने सब्स्टिट्यूट किया तो हमारे पास एक सिंपल इक्वेशन बच गई k में। अब इस के में ना देखो, यहाँ पॉइंट, यहाँ 0, फिर पॉइंट, फिर 0, थोड़ा ध्यान से। और यहाँ देखो वैल्यूज 1, 10, 0.1, 100। बाबा कंफ्यूजन हो रहा है ना, कई बार डिवीजन में गलती हो जाती है, और क्योंकि हमें एमसीक्यू है, जल्दी बहुत है खत्म करने की। प्लीज डोंट डू दैट, आराम से सोच के ठंडे दिमाग से। यहाँ पर 0.09 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल है, तो यहाँ पर भी अगर मुझे 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल चाहिए तो के को 1 प्लेस ऑफ डेसिमल वाला वैल्यू होना पड़ेगा, और 9 और 9 दोनों तरफ है। सो द करेक्ट ऑप्शन शुड बी ऑप्शन नंबर सी। देखो वैसे इसके अंदर ना ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत थी नहीं, मुझे जैसा लग रहा था तुम गलती कर दोगे, इसलिए मैंने डिटेल में समझाया है। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत आसान है, जिसके दिमाग में जो ट्रिक आए वो लगा देना, एंड आंसर निकालना बहुत आसान है। सिर्फ 2 बातें ध्यान रखनी है। एक कि 0.3 इज अ रूट का मतलब है 0.3 इज अ सोल्यूशन। सब्स्टिट्यूट करो, सिंपल इक्वेशन इन किया आ गया, और फिर के का वैल्यू निकालो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 नाउ। Which of the following quadratic equations has sum of its roots as 4? अब हमें देखना है sum of the roots। sum of the roots हमें पहले से मालूम है कि वो क्या होता है, -b/a। तो इन चारों की चारों इक्वेशंस में हमें सिर्फ ये चेक करना है कि -b/a लेने से किसका वैल्यू 4 आ रहा है। हालांकि ये आप ओरली कर सकते हो, लेकिन मुझे लगा समझाने के लिए, सिंस आई एम एक्सप्लेनिंग द पर्टिकुलर क्वेश्चन, मैंने चारों इक्वेशंस लिख ली हैं, और चारों इक्वेशंस के लिए एक एक करके अगर हम -b/a को चेक करें तो फर्स्ट इक्वेशन में माइनस और माइनस मिलके तो प्लस हो ही जाएगा। सो 4/2 गिव्स मी 2। नाउ सिमिलरली फॉर द नेक्स्ट वन, जैसे मैंने निकाला तो ये आ गया 4, नेक्स्ट वन -2 एंड नेक्स्ट वन 1। हालांकि इसके आते ही हमें कंफर्म हो जाना चाहिए, बट स्टिल टू बी डबली श्योर मैंने दोनों तीनों निकाल के आपको दिखा दिए। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, -x² + 4x + 4। So this is the correct equation जहां पर sum of the roots is 4. Coming to the last MCQ here, if 5 plus root 7, children, if I have to put a star on a question, I'll put a star on this one here, because इस क्वेश्चन के अंदर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको हमने प्रैक्टिस तो बहुत बार किया है, बट इस तरह का स्टेटमेंट एकदम विजिबल नहीं है। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखते हैं। If 5 plus root 7 is a root of a quadratic equation with rational coefficients, रैशनल कोएफिशिएंट्स का मतलब आई होप क्लियर है, कोई इरेशनल कोएफिशिएंट नहीं है उसके अंदर, देन इट्स अदर रूट इज 5 - √7। ये एक असर्शन है, और ये बिल्कुल ठीक असर्शन है, क्योंकि जब हम इनको ऐड करते हैं तो इरेशनल टर्म कैंसिल हो जाती है, और जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तब भी इरेशनल टर्म खत्म हो जाती है। सो सारे के सारे कोएफिशिएंट्स इसमें रैशनल बन जाते हैं, और इनको हम कहते हैं कॉन्जुगेट पेयर्स। सो द करेक्ट रीजन हियर इज सर्ड रूट्स। डोंट गेट सरप्राइज्ड विद दिस वर्ड, दिस सर्ड रूट्स मीन्स दोस radical signs only. So surd roots of a quadratic equation with rational coefficients occur in
कॉन्जुगेट पेयर्स का मतलब है टर्म्स बिल्कुल सेम, ओनली डिफरिंग विद द साइन. सो a plus b and a minus b are said to be the conjugate terms. Since they include irrationals, they are called as surd roots. ठीक है? So in this case, both are true. Assertion and reasoning both are true, and it's a correct explanation of the assertion. ठीक है? This completes the MCQ. अब जल्दी से हम लोग थोड़े से क्वेश्चंस हैं इसके 2 मार्कर और 3 मार्कर, वो डिस्कस कर लेते हैं. फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसे वैसे मुझे डिस्कस नहीं करना चाहिए क्योंकि हम फैक्टराइज कर सकते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, बट क्योंकि ये PYQ का क्वेश्चन है तो मैं इसको जल्दी से फ्लैश कर रही हूँ स्क्रीन पर. फैक्टराइज किया, हमारे पास 2 फैक्टर्स आ गए, उससे हमने 2 इक्वेशंस बना ली. 3x + 2 = 0, x - 3 = 0, और हमारे पास बड़े आराम से 2 उसके रूट्स आ गए. इट्स अ सब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स. आपको स्टेप्स बना के दिखाना है. दोनों हमने लिख दिया यहाँ पर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Find the values of k for which the quadratic equation so and so has real and equal roots. Again, बिना सोचे समझे हम लिख देंगे for real and equal roots. क्या होता है? The discriminant is 0. अब क्या है? This is a, this is b and this is c. तीनों की वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट कर दी यहाँ से, तो ये हमारी एक्सप्रेशन बन गई. k² - 36 आ गया. k² = 36 एंड डेफिनेटली इट्स अ क्वाड्रेटिक. तो 2 वैल्यूज मिलेंगी. 2 वैल्यूज कैसे मिलेंगी? द स्क्वायर रूट ऑफ 36 विद प्लस एंड माइनस. सो वी गेट 2 वैल्यूज ऑफ k एज +-6. और यहाँ पर दोनों पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पर k मिडिल टर्म है, तो प्लस होगा तो भी और माइनस होगा तो भी. इट्स इजीली फैक्टराइज्ड, राइट? सो रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए k = +-6. अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 14. फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक. काश ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, कितना मजा आ जाएगा 2 मार्क्स के लिए. सम एंड प्रोडक्ट पॉलिनोमियल से हम करते करते इसको यूज करते करते एक्सपर्ट हो गए हैं कि सम क्या होता है? -b/a. हमने निकाल लिया. सो 9/2 एंड प्रोडक्ट क्या हो जाएगा हमारा? c/a. दैट्स 2. सो दोनों आंसर आ गए हमारे 9/2 और 2 एंड द आंसर इज ओवर 2/2. ओके, क्वेश्चन नंबर 15. फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. फिर से वही डिस्क्रिमिनेंट निकालो, बट हेंस कमेंट ऑन द नेचर ऑफ रूट्स. अब कई बार हम जल्दीबाजी में डिस्क्रिमिनेंट निकाल दिया लेकिन नेचर ऑफ रूट्स नहीं बताया. किसी ने खाली रियल लिख दिया, किसी ने खाली डिस्टिंक्ट लिख दिया. बेटा हर चीज के ना बोर्ड में मार्क्स होते हैं, तो पहले हम निकालते हैं इसका डिस्क्रिमिनेंट जो b² - 4ac है. यहाँ पर b का वैल्यू 0 है. आई होप यहाँ दिखाई दे रहा है. कोई मिडिल टर्म नहीं है, सो b का कोएफिशिएंट यहाँ पे, सॉरी, मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट 0 है, यानी कि b 0 है. एंड कमेंट ऑन द नेचर ऑफ द रूट्स. तो हमने d का वैल्यू निकाला 80 विच इज मोर देन 0. सो दिस इज अ डिस्क्रिमिनेंट मोर देन 0. दैट वुड मीन रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स. ठीक है? अब अगर आपने इसको रियल लिख दिया, डिस्टिंक्ट नहीं लिखा, या डिस्टिंक्ट लिख दिया, रियल नहीं लिखा, तो आधा नंबर कट जाएगा. ओके, अगर ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 मार्क तक डिस्क्रिमिनेंट निकालो और आधा मार्क इन 2 वर्ड्स के लिए. सो डोंट मिस इट अप. Question 16. This is again an interesting one. Find the value of m so that the quadratic equation so and so. Now this quadratic equation looks like a little weird. कोई quadratic term तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है. एक बार इसको रीराइट करके देखते हैं. इसमें क्वाड्रेटिक टर्म होगा तो जरूर, क्योंकि लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर मुझे दिख नहीं रहा है. क्यों नहीं दिख रहा है? बिकॉज दे हैव टू बी मल्टीप्लाइड फर्स्ट. इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ जाएगा 5mx² - 6mx and +9 = 0. नाउ इट लुक्स लाइक अ क्वाड्रेटिक टर्म. तो क्वाड्रेटिक बन गया है, तो ये हमारा हो जाएगा a, ये हो जाएगा b एंड ये हो जाएगा C. ठीक है? हमें क्या करना है? इक्वल रूट्स. फिर से वही कहानी, फॉर इक्वल रूट्स, फॉर 2 रियल एंड इक्वल रूट्स, हमें मालूम है डिस्क्रिमिनेंट शुड बी इक्वल टू 0. अब डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो b² - 4ac 0 होगा. b का वैल्यू है -6m, a का वैल्यू है 5m और c का वैल्यू है 9. इसको जल्दी से सब्स्टिट्यूट करते हैं. सब्स्टिट्यूट किया. अब इसको अगर हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया है, अब ध्यान से देखो, सीधा 36m². हम इसको बड़ी बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी है. पहले भी सारे मॉड्यूल्स में मैं बार बार समझा रही हूँ, मैथ्स के पेपर्स में कैलकुलेशंस को बढ़ाने की बजाय छोटा करने की कोशिश करनी चाहिए. आई एम नॉट सेइंग कि सब जगह हो ही जाएगा, पर एफर्ट तो करना चाहिए ना. यहाँ पर देखो राइट साइड पे 0 है एंड ये बनेगा 6², दैट मीन्स 36. अगर ये 36 है और यहाँ पर 4 और 9 मिलके बन जाता है 36, तो हम यहाँ पर इसको सीधा कैंसिल कर सकते हैं बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंट्स एंड द राइट साइड इज 0. तो अब अगर इसको रीराइट हम करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा m² और यहाँ से आ जाएगा -5m = 0. ठीक है? ये तो हो गया. अब फिर से इट्स अ क्वाड्रेटिक टर्म, तो m को पहले कैंसिल करने की जरूरत नहीं है. ठीक है?
हम इसको सॉल्व करते हैं। ये वर्किंग दिखाना एग्जाम में ज़रूरी है। हालांकि इस केस में अगर आप m को कैंसिल करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन उसका भी आपको एक रीज़न देना पड़ेगा जो मैं लास्ट में बताती हूँ। m और m-5 इसके दो फैक्टर्स आ गए, और दो फैक्टर्स आने से अगर मुझे दो वैल्यूज़ मिलती हैं तो यहाँ से मिलेगी 0 और यहाँ से मिलेगी 5। दोनों वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं 0 और 5। अब इनके होने के चांसेस हमें चेक करने पड़ेंगे। क्या m 0 हो सकता है या नहीं हो सकता? अब आप इस एक्सप्रेशन को देखो। इस एक्सप्रेशन में अगर हम m को 0 सब्स्टिट्यूट कर दें, अगर हम 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा? 9 इक्वल टू 0। तो अगर m को 0 डाला गया तो 9 इक्वल टू 0 विच इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। तो यानी कि m इक्वल टू 0 इज नॉट पॉसिबल। तो हमारे पास बचा एक ऑप्शन 5। ठीक है, तो ये दो आंसर्स थे। हमने दोनों की पॉसिबिलिटीज को चेक किया, 0 और 5, और इसके अंदर हमको 0 हमने दिखा दिया। ये हमें बताना पड़ेगा बेटा दैट इफ वी टेक m एज 0 देन द एंटायर एक्सप्रेशन में फर्स्ट टर्म हमारा 0 हो रहा है और बच रहा है 9 इक्वल टू 0 विच इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। सो m 0 इज नॉट पॉसिबल। ये आपको लिखना पड़ेगा। अगर आपने पहले ही ऑब्जर्व किया हुआ है कि भाई m 0 नहीं हो सकता और आप यहाँ पर कैंसिल करना चाहो, चाहे पहले कैंसिल करो या बाद में एलिमिनेट करो, ये स्टेटमेंट आपको लिखनी पड़ेगी। अगर ये आपने नहीं लिखा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में इस पॉइंट के आपके मार्क्स कट जाएंगे। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी रिटन इन द एग्जाम। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व फॉर x। अब इस क्वेश्चन में अगर मुझे चॉइस मिले तो मैं डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला यूज करूंगी। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से अगर आप कर सकते हो कर लो, बट अगर नहीं समझ आ रहा है कि फैक्टर्स कैसे बनाने हैं, यूज डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला, बट बी केयरफुल, क्योंकि इसके अंदर जो हमारे वैल्यूज हैं, ए का वैल्यू है 9, बी का वैल्यू है -6p, और ये पूरा पूरा एक्सप्रेशन है सी। बिना सोचे समझे हम चलते हैं डी के पास, b² -4ac। आराम से वैल्यू सब्सटीट्यूट की मैंने। अब यहाँ पर कुछ कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि राइट साइड 0 नहीं है, हम एक एक्सप्रेशन का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो इसको हमें लिखना ही पड़ेगा 36p², और यहाँ पर भी बन जाएगा 36p²। तो 36, आई एम सो सॉरी, यहाँ पर एक p टर्म मिसिंग हो गया है। तो 36p² माइनस 36p² प्लस 36q², डेफिनेटली ये दोनों कैंसिल हो गए। ये दोनों कैंसिल हो गए तो मेरे पास बचा 36q²। परफेक्ट स्क्वायर आ गया है, या d इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो जब हम स्क्वायर रूट ऑफ d निकालेंगे तो उसका आंसर हो जाएगा +/6q। जब ऐसा कोई d निकल जाता है ना जिसका स्क्वायर रूट हम निकाल पा रहे हैं, मुझे लगता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में मजे आ जाते हैं। नाउ लेट्स राइट द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, -b + √b² -4ac, दैट्स √d अपॉन 2a। इसमें हम बड़े आराम से वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। b का वैल्यू ले लिया हमारा -6p, और हमने d का वैल्यू निकाल लिया है √d का +/6q। इसको सब्स्टिट्यूट किया अगर हमने, और इसको हम देखें यहाँ से, तो हमारा रीराइट करते हैं, ये साइन हमारे पॉजिटिव हो जाएंगे, ये वाला साइन कैंसिल होके, तो मेरे पास आ गया 6p +/6q अपॉन 2 × 9। अब दोनों में हमारा 6 कॉमन है, यहाँ से भी अगर हम कैंसिल करें तो हमारे पास बचता है 3। तो हमारे पास आ गया x = p +/q अपॉन 3। अब इसमें क्या है, हमें दो रूट्स निकालने हैं, एक बार प्लस ले लिया एक बार माइनस ले लिया, तो हमारा आंसर आ जाएगा। सो दिस इज हाउ x = p + q by 3 and p - q by 3 are the two रूट्स। यहाँ पे सॉल्व करने के लिए बोला है तो हम इनको सॉल्यूशंस बोल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 नाउ, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जो भी हमने क्वेश्चन नंबर 16 में डिस्कस किया। p बदल गया है, थोड़ा सा इक्वेशन बदल गया है, बट कॉन्सेप्ट वही है। फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 इक्वल रूट्स। बिना सोचे समझे हमने इक्वेशन लिखा, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म्स में लेकर आए। स्टैंडर्ड फॉर्म्स में ले आए तो px² - 2px + 6 बन गया। फिर रियल इक्वल रूट्स के लिए हमको d निकालना है, d = 0 होना चाहिए। इसको सॉल्व करते करते जब हमने देखा, अगेन देयर आर टू वैल्यूज ऑफ p, एक आ जाएगी 0, एक आ जाएगी 6। फिर से हम चेक करते हैं कि क्या p = 0 पॉसिबल होगा। p = 0 यहाँ बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा। अगर ये पूरा टर्म 0 हो गया तो हमें मिल जाएगा 6 = 0 विच इज डेफिनेटली अ फॉल्स स्टेटमेंट। तो यानी कि p = 0 इज नॉट पॉसिबल, एंड p = 0 नॉट पॉसिबल है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा p =
6। ठीक है, ये भी समझ आ गया। बस 2-3 क्वेश्चन बचे, उन्हें खत्म करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। यस, दिस इज अनदर इंटरेस्टिंग वन। थोड़ा सा ट्रिकी है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन बाकियों से थोड़ा सा अलग है। और इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है, एंड देन वन मोर। तो ये तीनों क्वेश्चन, अब लास्ट 3 क्वेश्चन बचे, 19, 20 एंड 21, एंड देन दैट्स द एंड ऑफ द मॉड्यूल। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज 6 times the other। तो अल्फा बीटा की जगह पर हम कैसे ले लेंगे इसके दोनों रूट्स, अल्फा एंड 6 अल्फा। बस अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है ना कैसे सॉल्व होगा, तब भी क्या करेंगे, सम एंड प्रोडक्ट। सीधा हम पहले सम और प्रोडक्ट को कंपेयर कर लेते हैं। तो अल्फा प्लस 6 अल्फा वुड गिव मी 7 अल्फा, एंड 7 अल्फा क्या होगा, सम ऑफ द रूट्स इज गिवन बाय माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी अपॉन ए अगर हमने लेना है, तो यहां से अगर हम देखें बी का वैल्यू क्या है, -14, और ए का वैल्यू है p। तो हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, माइनस ऑफ -14 अपॉन p विल गिव मी 14 अपॉन p। अब यहाँ 14 अपॉन p है, यहाँ पर 7 अल्फा है। भाई कम से कम 7 को तो कैंसिल करो। कुछ बच्चे यही वैल्यूज ट्रांसफर करते रहते हैं। प्लीज बेटा, जहां जहां पे कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं, सबसे पहले वैल्यूज को कम करो, छोटा करो। तो यहाँ से हमने 7 को कैंसिल किया, तो यहाँ पे बच गया 2। तो हमारे पास आ जाता है अल्फा इक्वल टू 2 अपॉन पी। ठीक है, यहाँ से हमको एक स्टेटमेंट मिल गई, इसको भी रखते हैं हम, क्योंकि हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। ये हमेशा याद रखना, अल्फा और 6 अल्फा हमने लिया है, हमें निकालना है वैल्यू ऑफ पी। अब आगे चलते हैं, हमने प्रोडक्ट को देखना है। अब प्रोडक्ट को अगर हम देखें, तो अल्फा इंटू 6 अल्फा वुड बी 6 अल्फा स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अब सी क्या है हमारे पास, 8 अपॉन पी। ये आ गया। फिर से कुछ कैंसिलेशन कर सकते हैं, यहाँ पर 2 से कैंसिल किया, यहाँ आ गया 3, यहाँ आ गया 4। तो यहाँ से हमको दूसरी इक्वेशन मिल गई, 3 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 4 अपॉन पी। अब कई बार यहाँ पर जो सबसे छोटी गलती बच्चे करते हैं, पी को एलिमिनेट कर देते हैं। पी को नहीं हटाना है भाई, हमको पी का तो वैल्यू निकालना है। पी का वैल्यू निकालना है तो अल्फा को भगाना है, अल्फा को भगा देते हैं। यानी कि यहाँ से अल्फा की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो अपने आप अल्फा एलिमिनेट हो जाएगा। सो वी आर यूजिंग अ सब्स्टिट्यूशन मेथड हियर। अल्फा की वैल्यू है 2 अपॉन पी, अल्फा की वैल्यू है यहाँ पर 2 अपॉन पी। तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ 2 बाई पी होल स्क्वायर इक्वल टू 4 अपॉन पी। इसको आराम से सिंप्लीफाई करो और हमारे पास आ जाता है ये सिंपल सा एक्सप्रेशन, पी स्क्वायर माइनस 3p इक्वल टू 0। इसको फिर से हमने फैक्टराइज किया, हमारे पास दो वैल्यूज आ जाएंगे, एक आ जाएगा 0 और एक आ जाएगा 3। लेकिन इस केस में हमने कहा है क्लियरली p नॉट इक्वल टू 0। कोई जरूरत ही नहीं है इसमें p इक्वल टू 0 को कंसिडर करने की भी। क्यों नहीं है, क्योंकि p का तो पहला कंडीशन है, p इज द कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक टर्म। तो ये तो बेसिक रूल होता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, कि क्वाड्रेटिक टर्म कांट बी 0। तो इसलिए हमने यहाँ बड़े आराम से लिख दिया, क्लियरली p इज नॉट इक्वल टू 0, सो p शुड बी इक्वल टू 3। p का वैल्यू आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज थ्राइस द अदर रूट। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन और उससे ज्यादा आसान है। इसमें हम रूट्स ले लेंगे अल्फा और 3 अल्फा। ऐड किया तो आ गया 4 अल्फा, फिर 4 अल्फा इज माइनस बी अपॉन ए, सिंपल सा वैल्यू -12। अब यहाँ पर अगर आप देखो, दिस इज 4 अल्फा और 12, तो यहाँ से अगर हम कैंसिल करें तो इट इज -3। सीधा अल्फा का वैल्यू मिल रहा है मुझे -3। अब हम निकाल लेते हैं ऐसे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट हो जाएगा 3 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू -k। हमने यहाँ पर दूसरा इक्वेशन लिखा, फिर से हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पर। ये आ जाएगा नीचे इसमें 3 टाइम्स ऑफ -3 होल स्क्वायर, राइट। तो यहां से हम इसको देखते हैं, हमारे पास आ गया यहाँ पर 3 टाइम्स ऑफ -3 स्क्वायर। इसको सॉल्व किया तो मेरे पास बड़े आराम से आ गया k इक्वल टू -27। k इक्वल टू -27 is the right answer, and we are moving to the last question, and again an interesting one. If alpha and beta are the roots of the quadratic equation x square minus 7x plus 10 equal to 0. भाई अगर इतना प्यारा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए तो इसके रूट्स भी बड़े प्यार से हम निकाल सकते हैं ऑलरेडी। और फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। बेटा इस क्वेश्चन को देखो, अगर इतना आसान क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको मिल जाए जैसा कि यहाँ दिया हुआ है, लेट्स सी एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। इसको हम बड़े आराम से फैक्टराइज कर सकते हैं, x माइनस 5 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो वैल्यूज मुझे मिल जाती हैं, x इक्वल टू 5 एंड x इक्वल टू 2। अगर हम इसको ले लें अल्फा, इसको ले लें बीटा, तो जो इक्वेशन हमको बनानी है उसके हिसाब से अल्फा स्क्वायर क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर हो जाएगा 25 और बीटा स्क्वायर हो जाएगा 4। अब हम इनको ऐड करें और मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा
इक्वेशन बन जाएगा नया वाला, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस द सम ऑफ द टू, यानी कि 29x एंड प्लस द प्रोडक्ट ऑफ द टू इक्वल टू 0। ये बन जाती है हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हुआ बहुत आसान तरीका, क्योंकि यहाँ पर इक्वेशन हमें बहुत आसान दी थी। लेकिन मान लो किसी ऐसे समय पर एग्जाम में एक ऐसी इक्वेशन आ जाए जिसको सिंप्लीफाई करना उतना आसान ना हो, तब हम क्या करेंगे? ये लास्ट क्वेश्चन है और इस तरह का कोई और क्वेश्चन नहीं है हमारे पास पीवाईक्यूज में। तो इसी क्वेश्चन को मैं उस टेक्निक से बताती हूँ जहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालना इतना इजी ना हो। हमने बड़े आराम से किया था इस क्वेश्चन को, पॉलिनोमियल्स में भी किया था। पहले हम गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेंगे, उसको फैक्टराइज करेंगे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा हम आराम से निकाल सकते हैं। सॉरी, फैक्टराइज हमने पहले वाला कर लिया है, इस केस में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा हमने कैसे निकाला? माइनस बी अपॉन ए टर्म हो गई और अल्फा इंटू बीटा हो गया सी अपॉन ए टर्म। दोनों वैल्यूज को रख के हमने रिजर्व रख लिया। अब हमें दूसरा जो बनाना है उसमें अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर होना चाहिए, बट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज नथिंग बट, ये हमने आइडेंटिटी यूज करके पॉलिनोमियल्स में भी डिस्कस किया था। हमने यहाँ पर कौन सी अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज की है? ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना हो तो हम 2ab की टर्म को दूसरी तरफ ले जाते हैं। यहाँ पर हमें अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम निकाल चुके हैं 7, अल्फा इंटू बीटा का 10, तो यहाँ पर आ जाता है 29। इसी तरह से अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर हो जाता है अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अल्फा बीटा 10 है तो ये आ गया 100। तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम कैसे बनाते थे? एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। सम हमने निकाल लिया है 29, प्रोडक्ट हमने निकाल लिया है 100। तो अगर हम इसको सब्सटीट्यूट कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 29x प्लस 100 इक्वल टू 0। सो दैट्स द एंड ऑफ PYQs बेस्ड ऑन 1 मार्कर्स, 2 मार्कर्स, 3 मार्कर्स एंड वर्ड प्रॉब्लम्स लेकर हम आ रहे हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में। एंड बहुत थोड़े से वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, लीनियर इक्वेशंस का डिटेल्ड हम कर चुके हैं, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स हमारी बनी हुई है। बट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का वर्ड प्रॉब्लम 5 मार्क्स के लिए आता है। So stay tuned and check out the next module on word problems, and that will be the end of quadratic equations. All right. So till then, goodbye and best wishes.